हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनमें डिफरेंस हमने पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से। आज हम फाइनल लेक्चर पढ़ने वाले हैं प्रोटीन से रिलेटेड, है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डीनेचरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस या कोई भी चीज़ जो है उसका जो ऑथेंटिक फॉर्म है या जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देना, थोड़ी गड़बड़ी कर देना उसमें। तो जो नेचुरल फॉर्म है उसकी, जो ऑथेंटिक या ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डीनेचरेशन। ठीक है, तो यहां पर प्रोटीन का डीनेचरेशन होगा, यानी कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होगी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, तो उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस हम यहां पर पैदा कर देंगे, तो उसे ही हम कहेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड। तो अब इसकी हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन 14.18 भी है, आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइटली हमें नहीं लेना है इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए, तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या लिखा है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म is subjected to physical or chemical change like change in temperature, change in pH, reaction with acid, base or salt, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, है ना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, तो उनमें कुछ गड़बड़ हम यहां पर कर देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहां पर लिखा है नेटिव फॉर्म, तो नेटिव फॉर्म का मतलब वही मैंने आपको जो बताया, ओरिजिनल फॉर्म या जो नेचुरल फॉर्म है वो, है ना। प्रोटीन अमीनो एसिड की एक चेन से मिलकर बनते हैं जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है हमारी। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर कोइल होती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर और ज्यादा कोइल्ड हो जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनती है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो सुपर कोइल्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था हो जाती है एकदम, तो जिससे जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो बनती है ना, यानी कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो नेटिव फॉर्म है यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें हम कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, और वो चेंज फिजिकल चेंज भी हो सकता है या फिर केमिकल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल चेंज यानी कि अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, केमिकल चेंज यानी कि हमने पीएच चेंज कर दिया, उसकी रिएक्शन एसिड से कर दी, बेस से कर दी, मेटल से कर दी, है ना, किसी सोल्ट से कर दी, तो इस तरह से हम केमिकल चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 40 कर दिया, 45 कर दिया, 47 कर दिया, 50 कर दिया, तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है ना, बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्थी हो जाती है उसमें। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है उसमें जो कोइलिंग हो रही है वो कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरह से, है ना। ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर हो गई। टेम्परेचर अगर हमने और बढ़ा दिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया, तो ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर में, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और जब हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर में अगर हमने चेंज कर दिया तो क्वाटरनरी से टर्शरी, टर्शरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जो प्रोटीन है वो, है ना। इसी तरह से सिमिलरली अगर हमने पीएच में चेंज कर दिया, सपोज कीजिए कि 7 पीएच के ऊपर, यानी कि न्यूट्रल जो मीडियम है ना, 7 पीएच न्यूट्रल होता है, तो 7 पीएच के अंदर, 7 पीएच के ऊपर एक प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत प्यारा फंक्शन कर रहा है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है ना, हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमने 4
पीएच कर दिया, यानी कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया उस प्रोटीन को, तो वो जो एसिड है वो तो बेचारा एसिडिक मीडियम में फंस गया, है ना, उसके चारों ओर एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया। तो जो 7 पर काम कर रहा था हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन, वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी के अंदर जब हमने उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया, pH 4 कर दिया, है ना। तो यहां पर भी क्या होता है कि जो कोइलिंग होती है वो कम होते 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 प्राइमरी स्ट्रक्चर में चला जाता है जो प्रोटीन है वो, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर आगे लिखा है रिएक्शन विथ एसिड, बेस और सोल्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब अगर हम किसी प्रोटीन की रिएक्शन एसिड से करवा दे, बेस से करवा देते हैं, सोल्ट से करवा देते हैं, या किसी मेटल से करवा देते हैं, है ना, या उसको बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल को, हमने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स में कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के थ्रू ही जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करती है। क्लियर है ना। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो या तो वीक होने लग जाते हैं या ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी से जो कॉइलिंग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे लिखा है ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में, ठीक है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा गुत्थम गुत्था, हमारे बॉडी के अंदर जो है वो सभी के सभी लगभग ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, है ना, सॉरी अनफोल्ड हो जाते हैं। फिर हेलिक्स जो है ना, हेलिकल शेप जो है वो अनकॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है ना, इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया अनकॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो खो देता है, खत्म कर देता है, लूज कर देता है ना। बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्टिविटी करता है वो उसकी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है ना। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है और इसे ही हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि जो ओरिजिनल फॉर्म या जो ऑथेंटिक फॉर्म है या जो नेटिव फॉर्म है ना, इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो नेटिव फॉर्म है उसके अंदर हमने कुछ चेंज कर दिया, चाहे फिजिकल चेंज चाहे केमिकल चेंज। क्लियर है ना। चलिए अब आगे लिखा है ड्यूरिंग डीनेचरेशन 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट 1 डिग्री और प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, है ना। अब देखिए यहां पर जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एंड टर्शरी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होगी, इवन 4 डिग्री स्ट्रक्चर यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होगी, है ना। बट यहां पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये वाली, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये इंटैक्ट रहेगी, यानी कि इस पर डीनेचरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अल्फा अमीनो एसिड की एक चेन ही है, जैसे कि एलानिन, ग्लाइसिन, वेलिन, है ना, आइसोल्यूसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, कुछ इस तरह से चेन है। तो इस चेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये कोई प्रोटीन थोड़ी ना है, यह प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन का एक पार्ट है ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन की। सो ये प्रोटीन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप टेम्परेचर में चेंज करें चाहे आप पीएच में चेंज करें। क्लियर है ना। ये सिर्फ अमीनो एसिड की एक चेन है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना, इससे हम प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर है, इवन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है या होती है डीनेचरेशन के थ्रू, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। चलिए अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे। लिखा है एडिशन ऑफ अन एसिड लेमन जूस। लेमन जूस में एक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, है ना, कि मैं बता दूं? चलिए मैं बता देता हूँ, साइट्रिक एसिड होता है या सिट्रिक एसिड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो लेमन जूस जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। मैक्सिमम जो खट्टे फल होते हैं, है ना, उनमें जो साइट्रिक एसिड है वो पाया जाता है ना, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लिखा है एडिशन ऑफ अन एसिड लेमन जूस टू मिल्क रिजल्ट्स इन डीनेचरेशन एंड मिल्क कोएगुलेट्स टू फॉर्म कर्ड, है ना। ये तो जनरल है यार, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है ना। देखिए, जब हम मिल्क के अंदर
कोई खट्टी चीज़ डाल देते हैं, है ना, कोई खट्टी चीज़ डाल दी तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, और फटने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है ना। तो ये किसके थ्रू होता है, क्योंकि जो खट्टी चीज़ है, जो साइट्रिक एसिड है, उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अगर वो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया नहीं होंगे तो क्या होगा, जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो देखिए जो नेटिव फॉर्म थी, जो मिल्क था, उसका डीनेचुरेशन हो गया है और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कर्ड में कन्वर्ट हो गया है ना। तो इसे ही हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक और एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी में कि अगर आपने एग को, है ना, अंडा जो होता है उसको अगर उबाल लिया, उबलते हुए पानी में अगर हमने डाल दिया तो क्या होगा कि जो अंडे के अंदर, जो एग के अंदर योक होता है ना, येलोइश कलर का, ठीक है, लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ना, रबर लाइक स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्टेट में चला जाता है वो जो लिक्विड होता है वो, ठीक है। जो पानी होता है वो उड़ जाता है, या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए, तो आई होप डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपको अच्छे से क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।